अगर आपकी अपनी माँ सिर्फ एक बेटे को प्यार करे और दूसरे को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझे और बहू की इज्जत हर मोड़ पर कुचलती रहे, तो आखिर एक दिन क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां भेदभाव, लालच और दिखावे ने रिश्तों को तोड़ दिया, लेकिन एक बहू के धैर्य, एक पति की हिम्मत और सच के साथ खड़े रहने की ताकत ने सब कुछ बदल दिया। आखिर में जो हुआ वो शायद कोई भी माँ अपने साथ कभी नहीं चाहेगी। मैं किचन में थी कि तभी केतन का फोन बजा। फोन उठाते ही उसके चेहरे पर चमक आई, पर उसने अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली, इतनी धीमी कि मुझ तक ना पहुंच पाए। वो कोना पकड़कर बात कर रहा था। कुछ देर के बाद जैसे ही केतन ने फोन रखा, वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे कि कोई लॉटरी लग गई हो। फिर मुस्कुराकर बोला, देखा तुमने, तुम तो हमेशा कहती रहती हो कि माँ तुमसे नफरत करती हैं। अभी उनका फोन आया था, कह रही थी कि गांव में खेतों में सब्जियां उगाई थी, वो बहुत टेस्टी हैं। उन्होंने बोला है कि शनिवार को हम दोनों गांव आकर खाना खाएं। देखा कितना प्यार करती हैं वो तुम्हें। उस वक्त मैं सेब काट रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, वाह क्या बात है। ऐसा तो नहीं है कि माँ उसे सिर्फ मेरे लिए पैक करके मेरे ऑफिस भेज रही हैं, जो आप इसे इतना बड़ा प्यार बता रहे हैं। अब प्लीज माँ की हर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना बंद कर दीजिए। केतन ने मुंह बनाया और धम्म से सोफे पर बैठ गया। फिर बोला, कमाल है, तुम भी तो इसी घर का हिस्सा हो, लेकिन हर बात में कमी निकालना तुम्हारी आदत बन गई है। माँ ने प्यार से खाने पर बुलाया और उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम दिख गई। सच में आजकल की बहुओं के बहुत नखरे हो गए हैं। बेचारी मेरी माँ। मैंने चाकू मेज पर रख दिया और उसकी तरफ घूर कर देखा। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन इस हफ्ते मैं कहीं नहीं जाने वाली। पूरा हफ्ता ऑफिस में काम करके मेरी हालत खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है ताकि थोड़ा आराम कर सकूं और खुद को रिचार्ज कर सकूं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपके गांव जाकर फ्री की नौकरानी बनूं। मेरी बात सुनते ही केतन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ को पहले ही हाँ बोल चुका हूं। अब अगर तुम नहीं गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो बहुत दुखी हो जाएंगी। मैं भी उठकर खड़ी हो गई और हाथ बांधकर बोली, आपकी माँ दुखी होती हैं तो होने दीजिए, वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर आप इतने ही अच्छे बेटे हैं तो खुद जाइए और उनकी सेवा कीजिए, मुझे इस सब में मत घसीटिए। और हाँ, पिछली बार जब हम काव्या दीदी के घर गए थे, तब आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था, वो भूल गए क्या? पुरानी बात याद आते ही केतन बिल्कुल चुप हो गया। उसका चेहरा उतर गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब भी हमारे बीच कोई बड़ा झगड़ा होता, उसकी वजह हमेशा मेरी प्यारी सास ही होती थी। अच्छा हुआ हमने शहर में अपना अलग घर खरीद लिया था, वरना अगर हम सब साथ रहते तो अब तक तो मामला कोर्ट तक ही पहुंच चुका होता। हुआ ये था कि पिछले हफ्ते मेरी सास ढेर सारा सामान लेकर शहर अपनी बेटी काव्या के घर रहने आई थी। काव्या की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसका ससुराल बहुत अमीर था। मैं और केतन उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जब भी माँ हमें खाने पर बुलाती, मैं काम का बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन इस बार उन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें काव्या का नया घर देखने जरूर आना है। आखिरकार हमें जाना ही पड़ा। जाने से पहले हमने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हम एक महंगी इंपोर्टेड फ्रूट्स की दुकान पर गए। वहां से एक बड़ा सा ड्यूरिन और ब्लैक ग्रेप्स का एक डिब्बा खरीदा। बिल करीब 7,000 रुपए का बना। फिर मुझे लगा इतना काफी नहीं होगा, तो मैंने केतन से कहा कि 2 कार्टन दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी गिफ्ट के लिए ले लेते हैं। हमें लगा अब सब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने काव्या के बड़े से बंगले में एंट्री की, मेरी सास हमें खींचकर सीधे किचन के कोने में ले गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। उन्होंने धीरे लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, ये क्या तमाशा है? पहली बार अपनी बहन के नए घर आए हो और बस इतने से फल और ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गए? जरा भी शर्म नहीं आई? कंजूसी की भी कोई लिमिट होती है। मैं एकदम हैरान रह गई। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही उन्होंने फिर कहा, काव्या की बात अलग है। वो बड़े घर की बेटी है, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। उसके सास ससुर बड़े सरकारी अफसर हैं। अगर तुम लोग इतनी सस्ती चीजें लेकर आओगे तो लोग हम पर हंसेंगे। सबको लगेगा कि इस घर के लोग भी तुम्हारी तरह कंजूस हैं। उनकी बात सुनते ही मेरा खून खौल गया।
जब से काव्या की शादी तय हुई थी तब से मेरी सास ऐसे घूम रही थी जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो। हर किसी के सामने अपनी अफसर समधन और अमीर दामाद की तारीफ करते नहीं थकती थी। पड़ोसियों को बताकर मन नहीं भरता तो रोज मुझे फोन करके वही बातें सुनाती रहती थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कुछ दिनों के लिए उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। आज फिर वही दिखावा देखकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ जी, अगर आपको अपनी समधन के सामने इंप्रेशन जमाना है और बड़े लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ानी है तो अपने पैसों से महंगे गिफ्ट खरीदिए। हमें बीच में क्यों घसीट रही हैं? हम नौकरी करने वाले लोग हैं। हमारी जितनी कमाई है उसी हिसाब से गिफ्ट लाए हैं। वैसे भी गिफ्ट की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना देखी जाती है। मेरी बात सुनते ही मेरी सास का चेहरा गुस्से से बैगनी पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, अच्छा, तो अब इस घर की बहू बनने के बाद भी तुम खुद को परिवार का हिस्सा नहीं मानती? इसमें भेदभाव कहाँ से आ गया? और ये मक्खन लगाने वाली बातें क्या होती हैं? अपनी सास से ऐसे बात करते हैं क्या? सच में तुम्हें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। माहौल बिगड़ता देख केतन ने धीरे से मेरी बाजू पकड़ी और बोला, अनन्या, बस रहने दो। माँ का वो मतलब नहीं था। तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैं हल्का सा हंस पड़ी और उसकी तरफ देखकर बोली, उनका वो मतलब नहीं था तो फिर क्या मतलब था? ऐसा करो, ये सारे गिफ्ट वापस ले जाओ और इनके बदले केसर पिस्ता वाली खीर लेकर आओ ताकि आपकी माँ खुश हो जाए, वरना मैं ये सब वापस लेकर जा रही हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो चुपचाप अपनी बेइज्जती सह ले। केतन एकदम घबरा गया और हाथ हिलाते हुए बोला, अनन्या प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो ना। काव्या दीदी ने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोला, माँ, हम सब एक फैमिली हैं। भाई बहन का प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप इस दिखावे के चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? सास ने पहले मुझे घूर कर देखा, फिर केतन को घूरते हुए बोली, वाह बेटा, बहुत बढ़िया। शादी को अभी कितने दिन हुए हैं और तू अभी से अपनी बीबी की साइड लेने लगा। सही कहते हैं लोग, जोरू का गुलाम। बीबी मिलते ही माँ की कोई वैल्यू ही नहीं रही। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए लिविंग रूम में चली गई और हम दोनों किचन में ही खड़े रह गए। मैंने केतन की तरफ देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अब खुली आपकी आंखें। आप तो हमेशा कहते थे माँ बहुत अच्छी हैं, माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। यही है उनका प्यार जो बहू को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। बताइए जरा, कहाँ से अच्छी हैं वो? केतन बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उस दिन काव्या के घर खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर और रुकी। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि काव्या का पति तो बहुत ही सुलझा हुआ और डाउन टू अर्थ लड़का है। उसमें वैसा जरा सा भी घमंड या दिखावा नहीं था जैसा मेरी सास हमेशा बताती थी। उल्टा वो तो काफी मजाकिया और समझदार निकला। लेकिन देखते ही देखते हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई। घर पहुंचते ही मैंने केतन से साफ कह दिया, आज के बाद मुझे ऐसे दिखावे वाले किसी भी प्रोग्राम में ले जाने की कोशिश मत करना। मैं हाथ छोड़ती हूँ। केतन को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और ढेर सारे वादे भी किए। लेकिन हफ्ता खत्म होते होते फिर वही कहानी शुरू हो गई। वो मेरे सामने आकर बोला, अनन्या, इस बार सच में मामला अलग है। बिल्कुल कोई दिखावा नहीं है। पापा का बर्थडे है। इस साल वो 60 साल के हो रहे हैं। गांव में छोटा सा फंक्शन रखा है। चाचा, ताऊ सब आएंगे। हम घर के बड़े बेटे बहू हैं। अगर हम नहीं गए तो लोग बातें करेंगे और पापा को भी बहुत बुरा लगेगा। ससुर जी का नाम सुनते ही मैं थोड़ी रुक गई। मेरी सास चाहे जैसी भी थी, लेकिन ससुर जी बहुत सीधे और अच्छे इंसान थे। वो अपना प्यार दिखाते नहीं थे, लेकिन उनका अपनापन बिल्कुल सच्चा था। जब भी खेत की फसल बिकती या घर के जानवर बिकते तो वो अपनी पत्नी से छिपाकर मुझे 1-2 हजार रुपए दे देते और कहते, बेटी अपने लिए कुछ अच्छा ले लेना। मेरा मायका और ससुराल सिर्फ 2 गांव की दूरी पर था। अगर मैं नहीं जाती तो बात घूम फिरकर मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाती और वो बेवजह परेशान हो जाते। काफी सोचने के बाद मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी। मैं सिर्फ पापा की वजह से जा रही हूँ, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, इस बार आपको समझदारी से काम लेना होगा। अगर माँ ने फिर से कोई तमाशा किया और आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में ये मत कहना कि मैंने किसी की इज्जत नहीं की। केतन ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, बिल्कुल, मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, पूरी गारंटी देता हूँ। शनिवार सुबह हम दोनों तैयार होकर अपनी कार से गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में थोड़ी बारिश भी हो गई थी,
इसीलिए वहां पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। मैंने केक नहीं खरीदा क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। उसकी जगह मैंने पापा के लिए आरामदायक चमड़े के जूते खरीदे और साथ में 5100 रुपए का एक लिफाफा भी रख दिया ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकें। यह फैसला मैंने और केतन ने मिलकर लिया था। गिफ्ट हमेशा काम का होना चाहिए। जैसे ही हमारी कार आंगन में रुकी, मैं अभी सीट बेल्ट खोल ही रही थी कि मेरी सास भागती हुई बाहर आ गई। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कि हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। अरे, तुम दोनों आ गए? रास्ते में थक तो नहीं गए? जल्दी अंदर आओ, पहले पानी पी लो, बाहर बहुत धूप है। मैंने उन्हें देखते ही समझ लिया कि जरूर कोई ना कोई खेल चल रहा है। केतन ने पहले से कुछ कह रखा होगा, वरना मेरी सास इतनी जल्दी अपना रंग कभी नहीं बदलती। और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही उन्होंने केतन को रिश्तेदारों से मिलने के बहाने अंदर भेजा, उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। फिर बोली, सुनो, आज भी गाड़ी केतन ही चलाकर लाया है? मैंने सिर हिलाकर कहा, जी माँ जी। वो होठ सिकोड़ कर बोली, तुम हमेशा केतन को अपना ड्राइवर क्यों बनाकर रखती हो? बेचारा पूरा हफ्ता ऑफिस में काम करके थक जाता है, मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिलती है। तुम्हें अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं है? इतना लंबा रास्ता गाड़ी चलाने में कितनी थकान होती है, और तुम आराम से बगल वाली सीट पर बैठी रही। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, बात तो बड़ी अजीब कर रही हैं आप। अगर वो पूरा हफ्ता काम करते हैं तो मैं भी पूरा हफ्ता मेहनत करती हूँ। मैं घर पर खाली नहीं बैठी रहती। अगर मैं गाड़ी चलाती तो क्या मुझे थकान नहीं होती? सास ने आंखें दिखाते हुए कहा, तो तुम पत्नी हो, अपने पति की थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? औरतों को गाड़ी चलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने सीधे कहा, माँ जी, ये गाड़ी मेरे पैसों से खरीदी गई है। इसके सारे पेपर मेरे नाम पर हैं। मैं इन्हें चलाने दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, वरना आपके बेटे को बस में धक्के खाते हुए घर आना पड़ता। इसीलिए अपने बेटे पर तरस खाकर मुझे ताने मत मारिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर मैं सीधे अंदर पापा को नमस्ते करने चली गई और मेरी सास गुस्से में वहीं पैर पटकती रह गई। थोड़ी देर बाद केतन मुझे ढूंढते हुए आया। उसके चेहरे पर साफ टेंशन दिख रही थी। वो बोला, अनन्या, आज पापा का बर्थडे है, तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकती? जब भी माँ से मिलती हो लड़ाई क्यों हो जाती है? मैं हल्का सा मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा, तो आपकी माँ ने फिर से आपके कान भर दिए ना? केतन हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ ने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। वो तो तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हैं। बस अभी कुछ चाचियाँ कह रही थी कि तुम आते ही माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगी। तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ था, लोग देखकर क्या सोचेंगे? मैंने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा कम भोले बनिए। उस वक्त आंगन में सिर्फ मैं और आपकी माँ ही थे। कौन सी चाची ने देख लिया? अगर किसी को पता चला है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी माँ ने खुद जाकर सबको बताया है। केतन एकदम हैरान रह गया, फिर भी बोला, ऐसा नहीं हो सकता, माँ ऐसा क्यों करेंगी? मैंने मुंह बनाकर कहा, इतने सालों से अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं पाए? आपकी माँ कभी नहीं चाहती कि हम दोनों शांति से रहें। जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है वो अंदर ही अंदर खुश होती हैं। केतन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम हमेशा गलत ही सोचती हो। मैंने उसे गंभीर होकर कहा, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। इस घर में मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपके रिश्तेदार मेरे लिए अभी भी अजनबी ही हैं। कोई भी इंसान बिना वजह मुझसे नफरत नहीं करेगा। अगर कोई मेरी बुराई करता है तो असल में वो आप पर हंसने का बहाना ढूंढ रहा होता है कि केतन अपनी बीवी को संभाल नहीं पाता। केतन के घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, आप समझे आप? केतन बिल्कुल चुप हो गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरी बात धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठने लगी है। असल में मेरी सास के इस अचानक उमड़े प्यार के पीछे भी एक वजह थी। कुछ महीने पहले उन्होंने अचानक फोन किया। पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें की और फिर सीधे असली बात पर आ गई। बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के सैलरी कार्ड मेरे पास रहें ताकि मैं तुम्हारे पैसे संभाल सकूं।
तुम दोनों अभी जवान हो, बेवजह पैसे उड़ा देते हो। मैंने उसी वक्त साफ मना कर दिया। आज के टाइम में भला कौन अपनी सास को अपनी पूरी सैलरी सौंप देता है। जब मैंने सख्ती दिखाई तो उन्होंने तुरंत बात पलट दी और बोली कि चलो दोनों के नहीं तो सिर्फ केतन का कार्ड ही दे दो। केतन घर का बड़ा बेटा था, लेकिन बचपन से उसे अपनी माँ का उतना प्यार कभी नहीं मिला जितना छोटे भाई वीर को मिला। वीर मीठा बोलता था, इसलिए हमेशा माँ का लाडला बना रहा। अब अचानक माँ का इतना प्यार और उनकी फिक्र देखकर केतन इमोशनल हो गया और लगभग हाँ बोलने ही वाला था। अच्छा हुआ मैंने उसे डांट कर समझा दिया, तब जाकर उसे समझ आया और उसने भी मना कर दिया। जब सास का पैसों पर कंट्रोल करने वाला प्लान फेल हो गया तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। अब वो हर कुछ दिनों में केतन को फोन करती और बड़ी प्यार से इधर उधर की बातें करती। पूछती, बेटा काम करके बहुत थक जाते हो क्या? माँ तुम्हारे लिए देसी अंडे भेज दे। केतन को सच में लगने लगा कि उसकी माँ बदल गई है और अब उसे वो प्यार देना चाहती हैं जो बचपन में कभी नहीं मिला। लेकिन मैं उनकी सारी चाल समझ रही थी। उनका मकसद सिर्फ फूट डालो और राज करो था। वो चाहती थी कि केतन पूरी तरह उनकी तरफ हो जाए, ताकि अगर कभी हमारे बीच लड़ाई हो और हम अलग हो जाएं तो केतन वापस उनके पास आ जाए और फिर से उनके लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाए। मैंने केतन की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपको नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब है? आपकी माँ अचानक इतनी बदल गई, इतनी मीठी बातें कर रही हैं कि कोई भी उन पर भरोसा कर ले। केतन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि मेरी बात उसके दिमाग में घूम रही है। वो बेवकूफ नहीं था, बस उसे हमेशा से माँ की थोड़ी सी तारीफ और अपनापन चाहिए था, इसलिए सच को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन आज मैंने सारी बातें उसके सामने साफ कर दी थी। अब वो उनसे बच नहीं सकता था। तभी किचन से सास की तेज आवाज आई, अनन्या कहाँ हो? नीचे आकर टेबल साफ करो, खाना लगने वाला है। मैंने लिविंग रूम में झांक कर देखा तो वीर और रिया आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। बच्चे पूरे घर में दौड़ रहे थे। इतने लोग होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। मैंने धीरे से केतन से कहा, देखा आपने, सिर्फ मुझे बुलाया। माँ अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे इस तरह हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानबूझकर मुझे उकसा रही हैं ताकि मैं कुछ बोलूं और सबके सामने बदतमीज बहू बन जाऊं। केतन का चेहरा उतर गया। उसे अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। मैंने आंख मारते हुए कहा, आपको पता है सबसे मजेदार बात क्या है? मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माँ खुद ही ये काम कर लेंगी। केतन ने हैरानी से पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं मुस्कुराई और फिर अचानक ऊंची नखरे वाली आवाज में बोली, ओ मेरे प्यारे पति, क्या आप नीचे जाकर टेबल साफ कर देंगे? अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरी बात खत्म हुए मुश्किल से 10 सेकंड हुए होंगे कि सास किचन से तूफान की तरह बाहर आ गई। बोली, रहने दो, तुम मुझसे काम क्यों करवाओगी? बेचारा इतनी लंबी ड्राइव करके आया है, कितना थक गया होगा। मैं कर देती हूँ, मेरे बेटे का दर्द मैं समझती हूँ, और कौन समझेगा? केतन का चेहरा देखने लायक था। उसे खुद शर्म आने लगी थी, लेकिन सास यही नहीं रुकी। बोली, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन आजकल की औरतों को तो बस आराम चाहिए। हमारे जमाने में तो पति भगवान होता था, हम उनकी सेवा करते नहीं थकते थे, और आज देखो पति को नौकर समझकर काम करवाया जाता है। इतना कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया और खुद ही टेबल साफ करने लगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वीर और रिया भी उठकर उनकी मदद करने लगे और मैं आराम से सोफे पर लेटकर फोन चलाने लगी। मुझे ऐसे आराम से बैठे देखकर सास को और जलन होने लगी। टेबल साफ करते करते ताना मारने लगी कि वाह भाई, क्या जमाना आ गया है। बूढ़े लोग कमर तोड़कर काम कर रहे हैं और जवान लोग आराम से फोन चला रहे हैं। पता नहीं इतना आराम कैसे हजम होता है। उनकी बात सुनते ही सब चुप हो गए। रिया जो फल काट रही थी, उसका हाथ भी रुक गया और उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर जोर से कहा, रिया भाभी, लगता है माँ जी आपको कुछ बोल रही हैं। रिया घबरा गई और कुछ नहीं बोली। ये सुनते ही सास भी घबरा गई और तुरंत हमारी तरफ आ गई। बोली, अरे नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ कह दूं, लेकिन रिया को कभी नहीं कहूंगी। मेरी बहू इतनी कमाती है, इतना काम करती है, घर आकर आराम करना उसका पूरा हक है। मैं तो उस पर जान देती हूँ। रिया ने राहत की सांस ली। बस मुझे इसी पल का इंतजार था।
मैं उठी और सीधे सास की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, अगर आप रिया भाभी को नहीं बोल रही थी तो फिर मुझे ही बोल रही थी ना। इस घर में मेरे और उनके अलावा और कौन जवान है। ठीक है, अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। जहाँ 2 वक्त की रोटी भी चैन से ना खा सकूं, वहां रुकने का क्या मतलब। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी ससुर जी बगीचे से अंदर आए। उन्होंने पूरा माहौल देख लिया था। आते ही गुस्से में बोले, फिर शुरू हो गई तुम। साल में एक बार बच्चे घर आते हैं और तुम बिना ड्रामा किए नहीं रह सकती। सास घर में चाहे जितनी शेरनी बनती हो, लेकिन ससुर जी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। उनसे उन्हें बहुत डर लगता था, क्योंकि घर के सारे पैसों के फैसले वही लेते थे और उनका स्वभाव भी काफी सख्त था। उनकी एक डांट सुनते ही सास का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप किचन में चली गई। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए वीर तुरंत अपना गिफ्ट लेकर आया और बोला, पापा हैप्पी बर्थडे, ये जैकेट आपके लिए लाए हैं। रिया भी मुस्कुराकर बोली, और ये कुर्ता पैजामा आपके ऊपर बहुत जचेगा ससुर जी। अभी सब देख ही रहे थे कि सास खुश होकर बोली, देखा, मेरा छोटा बेटा कितना समझदार है। उसे पता है कि पापा को सर्दियों में तकलीफ होती है। ये कुर्ता पैजामा भी कितना महंगा होगा ना। सच में बेटा हो तो ऐसा। छोटे बेटे और बहू की तारीफ करने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उनका चेहरा फिर से सख्त हो गया। बोली, और तुम दोनों क्या खाली हाथ सिर्फ खाना खाने आए हो। केतन से अब रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। मेरी शादी के बाद ऐसा कौन सा त्योहार या बर्थडे आया है जब हम खाली हाथ घर आए हों। सास ने मुंह बना लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने आराम से अपना गिफ्ट निकाला और टेबल पर रख दिया। बोली, पापा, ये चमड़े के जूते आपके लिए हैं, ताकि सर्दियों में आपके पैर गर्म रहें। और ये 5100 रुपए का लिफाफा है, जो मन करे वो खरीद लीजिएगा। ससुर जी ने जूते हाथ में लिए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो वैसे भी जूते खरीदने का सोच रहा था। तुम दोनों ने तो मेरे मन की बात ही जान ली। लेकिन सास ने जैसे ही लिफाफा देखा, उनका मुंह फिर से बन गया। बड़बड़ाते हुए बोली, वाह भाई, शहर में रहकर भी इतनी कंजूसी। 60वें जन्मदिन पर बस इतने से पैसे। पड़ोसियों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। फिर मुझे घूरते हुए बोली, मुझे सब पता है। केतन की पूरी सैलरी तुम ही संभालती हो ना। मेरे बेटे के पैसों को इतनी कंजूसी से खर्च करती हो। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो उसे तुम जैसी बीवी मिली। मेरी सास को लगा कि ऐसा बोलकर वो केतन का दिल जीत लेंगी, लेकिन इस बार उनका दाव उल्टा पड़ गया। केतन अब वो बेटा नहीं था जो चुपचाप माँ की हर बात सुन ले। जैसे ही उसने अपनी पत्नी की बेइज्जती सुनी, वो गुस्से में माँ की तरफ मुड़ा और बोला, माँ, बस अब चुप हो जाइए। केतन की ऊंची आवाज सुनते ही सास एकदम चौंक गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं और माथे की नसें साफ दिख रही थीं। आपको लगता है मैं बहुत बड़ा अमीर हूं? मेरी सैलरी तो नाम की है। महीने की तनख्वाह आते ही पूरी ईएमआई में ही चली जाती है। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़ों तक का सारा खर्च अनन्या उठाती है। सच कहूं तो मैं अपनी ही पत्नी पर बोझ हूं, लेकिन उसने आज तक कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। और आप उससे क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? तभी आपको चैन मिलेगा। मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि केतन पूरे परिवार के सामने इतनी बड़ी बात खुद कबूल कर लेगा। उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। उसकी सैलरी लोन भरने के बाद लगभग खत्म हो जाती थी। घर का पूरा खर्च मैं ही संभालती थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो घर के हर काम में मेरा हाथ बटाता था, मेरा ख्याल रखता था। मुझे एक अच्छा और समझदार पति चाहिए था, कोई एटीएम नहीं। मैंने हमेशा ये बात सबसे छिपा कर रखी ताकि केतन की इज्जत बनी रहे, लेकिन आज उसने खुद सबके सामने सच बोल दिया, सिर्फ मेरी खातिर। ये सुनते ही सास का चेहरा देखने लायक था। शर्म से उनका मुंह उतर गया। उन्होंने केतन को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हो। वाह, कमाल है, इतने बड़े हो गए और एक औरत की कमाई पर जी रहे हो, ऊपर से अपनी माँ को ही सुना रहे हो। बहुत गर्व हो रहा होगा ना खुद पर। उनकी नजरों में केतन की कोई कीमत ही नहीं थी। ये सब सुनकर मेरा दिल दुख गया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि केतन हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, माँ, मैं निकम्मा हूं। ये बात तो आप बचपन से ही कहती आई हैं। आपने तो मुझे कभी किसी लायक समझा ही नहीं, फिर आज इतना हैरान होने की क्या बात है। केतन का इतना सीधा जवाब सुनकर सास एक पल के लिए चुप पड़ गई। जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया।
वो वहीं जमीन पर बैठ गईं और छाती पीट पीट कर रोने लगीं। हे भगवान, ये दिन भी देखना था। मेरा अपना बेटा आज मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। अरे मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज तू अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ को ही सुना रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं था। साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ केतन को और सच बोलने से रोकना चाहती थी। केतन ने थक कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तभी ससुर जी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। अगर रोना ही है तो जाकर अकेले में रो, मेरा दिमाग खराब मत करो। सास ने फिर से जोर से रोने की कोशिश की, लेकिन तभी देवर वीर ने उन्हें उठाया और धीरे से बोला, माँ, रिया सब देख रही है। अगर आप ऐसे करेंगी तो लोग हम पर हंसेंगे, वो हमारे पूरे परिवार को छोटा समझेगी। बस इतना सुनना था कि सास तुरंत चुप हो गई। उन्हें मेरी और केतन की इज्जत से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अफसर की बेटी रिया के सामने अपनी इमेज खराब नहीं होने देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो गया। मैं और ससुर जी बाहर नल के पास खड़े थे। उन्होंने चुपचाप वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से उनका हाथ पीछे कर दिया। पापा, ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। आप इसे वापस करेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पैसों की क्या जरूरत? तुम दोनों अभी जवान हो, तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है। ऊपर से घर का इतना बड़ा लोन भी है, ये पैसे तुम लोग ही रखो। फिर कुछ पल रुककर बोले, मुझे पता है केतन के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। वो बहुत सीधा और भोला है। उसे तुम जैसी पत्नी मिली, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। हमेशा उसका साथ देना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उनकी झुर्रियों वाले हाथ को पकड़ लिया। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। केतन भले ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। पैसे मैं कमा लूंगी, आप ये अपने पास रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। ससुर जी मुस्कुराए और मेरे हाथ पर प्यार से थपकी दी। तुम्हारी ये सोच सुनकर बहुत खुशी हुई। केतन ने जरूर कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो उसे तुम जैसी पत्नी मिली। इतना कहकर मैं किचन की तरफ मुड़ी तो देखा कि केतन खंबे के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने हमारी सारी बातें सुन ली थीं। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। पापा तो पैसे वापस कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। अब आप उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। केतन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अनन्या, मुझे माफ कर दो। मैं हंस पड़ी। अरे, अचानक इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। बचपन से बस माँ की एक तारीफ सुनने के लिए तरसता रहा। वो मुझे जितना नजरअंदाज करती थी, मैं उतना ही खुद को उनके सामने साबित करने की कोशिश करता था। फिर जब उन्होंने अचानक प्यार दिखाना शुरू किया तो मैं बहक गया। मुझे लगा शायद अब उन्हें मेरी सच में परवाह होने लगी है, लेकिन उसी चक्कर में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें पापा से बात करते सुना तब जाकर मुझे समझ आया। माँ तुम्हें ताने इसलिए मारती है, तुम्हारी बेइज्जती इसलिए करती है क्योंकि वो असल में मुझे ही नीचा समझती है। वो मेरी इज्जत नहीं करती, इसीलिए मेरी पत्नी की भी नहीं करती। और मैं इतना अंधा था कि मुझे लगता रहा वो मेरी तरफ है। सच में मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती समझ तो आ गई। अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब हिम्मत मत हारिए। जिंदगी की लड़ाई अभी बहुत लंबी है और ये लड़ाई हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। केतन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और मुझे कसकर गले लगा लिया। खाने की टेबल पर सास ने फिर वही बचकानी हरकतें शुरू कर दी। वो जाकर रिया के बगल में बैठ गई और बड़े प्यार से उसे खाना परोसने लगी। मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा होगा कि इससे मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे तो ये देखकर हंसी आ रही थी। उनके इस दिखावटी प्यार की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। खाने में मटर पनीर बना था। सास ने फटाफट से पनीर परोसना शुरू किया। ये मेरे छोटे बेटे के लिए और ये केतन के लिए। फिर बोली, बेटा अच्छे से खाओ ताकि काम करने की ताकत बनी रहे। उसके बाद उन्होंने ससुर जी की प्लेट में परोसा। फिर केसर वाली खीर का एक कटोरा निकाला। शायद ये छोटे बेटे बहू ही लेकर आए थे। उन्होंने वो कटोरा रिया के सामने रखते हुए कहा, रिया बेटा तुम खाओ, औरतों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।
मेरी प्लेट पूरी खाली पड़ी थी। वो सबके सामने मुझे अलग करके मेरी बेइज्जती करना चाहती थी। मैंने जैसे ही चम्मच उठाया, केतन ने अपनी प्लेट से केसर वाली खीर उठाकर मेरी प्लेट में रख दी। फिर बोला, अनन्या तुम खाओ, मुझे पता है तुम्हें ये खीर सबसे ज्यादा पसंद है और आज तुम काफी थक भी गई हो। मैं मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया। ये देखकर सास का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी ससुर जी बीच में बोल पड़े, अनन्या आजकल तुम थोड़ी कमजोर लग रही हो। काम का कितना भी प्रेशर हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। मुझे ज्यादा मीठा वैसे भी मना है, ये खीर तुम ही खा लो। इतना कहकर उन्होंने अपनी कटोरी भी मुझे दे दी। सास गुस्से से कांपने लगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। देवरानी रिया ने भी अपनी खीर का कटोरा मेरी तरफ बढ़ा दिया और आंख मारते हुए बोली, अनन्या दी मैं डाइट पर हूं, ये आप ही खा लीजिए, नहीं तो बेकार चली जाएगी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि सास मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसीलिए उसने बड़ी समझदारी से मेरी मदद कर दी। मैं भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है फिर मैं ही खा लेती हूँ। उस दिन मैंने आराम से पूरी केसर वाली खीर खाई और सास मेरे बगल में बैठी गुस्से से जलती रह गई। जब हम वापस निकलने लगे तो सास 2 बड़े बोरे लेकर आईं, जिनमें चावल और घर की सब्जियां भरी थीं, लेकिन पूरा सामान उन्होंने छोटे बेटे वीर की गाड़ी में रखवा दिया। छोटी बहू को भी बड़े प्यार से समझा रही थी। हमारी बारी आई तो हमें एक धनिया पत्ती तक नहीं दी। उल्टा वो केतन के पास आकर धीरे से बोली, बेटा सुन, अगर ये 3 कौड़ी की नौकरी ठीक से नहीं चल रही है तो छोड़ दे। वीर या रिया से बोलकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। मर्द होकर अपनी पत्नी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता, बहुत बेइज्जती होती है बेटा। केतन कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैं बीच में बोल पड़ी, माँ जी हमारे घर की चिंता आप मत कीजिए। केतन ने अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना रखा है, वो किसी के सहारे बैठने वालों में से नहीं है। आप ऐसी बातें करेंगी तो लोग हंसेंगे। अब हम चलते हैं, नहीं तो रास्ते में जाम मिल जाएगा। इतना कहकर मैंने केतन को चलने का इशारा किया और हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सास वहीं खड़ी कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। जाहिर है अपनी बदतमीज बहू को ही कोस रही होंगी। उस रात घर पहुंचने के बाद केतन चुपचाप बालकनी में बैठकर सिगरेट पीता रहा। मैं समझ रही थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। कुछ दिन बाद रात के खाने के समय केतन ने अचानक कहा, अनन्या मैं सोच रहा हूं कि कंपनी के जापान वाले प्रोजेक्ट पर 1 साल के लिए चला जाऊं। मैं हैरान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हम अचानक जापान क्यों जाएंगे? आपके ऑफिस के लोग तो बताते हैं कि वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सारे खर्चे निकालने के बाद ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है। उनके ऑफिस से हर साल कुछ लोगों को जापान या कोरिया भेजा जाता था। सैलरी ज्यादा जरूर मिलती थी, लेकिन उसके लिए परिवार से दूर रहकर दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती थी। मुझे अपने पति की चिंता थी और हमारी हालत भी इतनी खराब नहीं थी कि उन्हें ऐसा करना पड़े। केतन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में इस बार अलग ही तरह का फैसला दिखाई दे रहा था। वो बोला, मैंने सब सोच लिया अनन्या, अब मैं लोगों के ताने सुन सुनकर नहीं जी सकता। माँ और बाकी रिश्तेदार मुझे इसलिए छोटा समझते हैं क्योंकि मैं उतना कामयाब नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी सबके सामने बेइज्जती झेलनी पड़ती है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम इतनी काबिल हो, समाज में तुम्हारी इतनी इज्जत है, लेकिन घर आते ही तुम्हें निकम्मे पति की पत्नी होने का ताना सुनना पड़ता है। मैं ये सब और नहीं देख सकता। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस दिन गांव में माँ की बातों ने उसके आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी, ये अब साफ दिख रहा था। वो आगे बोला, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मैं इसे अच्छे से पूरा करके लौटा तो मुझे मैनेजर बना दिया जाएगा। मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा गर्व से कह सको कि तुम मेरी पत्नी हो। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आप पर कभी शर्म नहीं आई। मेरे लिए आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। केतन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन गांव जाकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गया हूं। अनन्या, इस बार मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसकी आंखों में जो जिद और जुनून था, उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि अब उसे रोकना नामुमकिन है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है,
अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि पता नहीं कैसे ये खबर सास तक पहुंच गई। वो बस पकड़कर सीधे हमारे घर आ धमकी। आते ही चिल्लाने लगी, अनन्या कहाँ है? तूने ही मेरे बेटे को विदेश जाने के लिए भड़काया है ना? वो यहाँ आराम से था, फिर उसे परदेश क्यों भेज रही है? तू इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है? तभी केतन कमरे से बाहर आया और माँ के सामने खड़े होकर बोला, माँ, इन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया। ये मेरा अपना फैसला है। मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ ताकि लोग मुझे अपनी पत्नी पर पलने वाला निकम्मा ना कहें। ये सुनते ही सास एकदम शांत हो गई। फिर वो केतन को एक तरफ ले जाकर मीठी आवाज में बोली, अरे बेटा, मैंने तो वो सब तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कहा था। मैं अपने बेटे को भला क्यों नीचा दिखाऊंगी? मेरी बातों को इतना दिल पर मत लिया करो। फिर धीरे से बोली, अच्छा, जापान जाकर अच्छी कमाई होगी ना? लेकिन सुन, तुम्हारी पत्नी अभी जवान है, घर का सारा पैसा भी उसी के पास रहेगा। तुम चले जाओगे और अगर वो किसी और के साथ भाग गई या सारा पैसा लेकर अपने मायके चली गई तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? मैं किचन में खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। उनका वही पुराना डर कि बहू सारा पैसा लेकर भाग जाएगी आज तक नहीं गया था। असल में उन्हें बेटे के पैसों पर कंट्रोल चाहिए था, लेकिन नाम चिंता का ले रही थी। इस बार केतन भी गुस्से में आ गया। उसने माँ का हाथ हटाते हुए कहा, माँ बस कीजिए, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचती हैं। लेकिन सास फिर भी नहीं मानी। वो बोली, तो अपना सैलरी कार्ड मुझे दे दे, मैं तेरे पैसे संभाल कर रखूंगी। जब तू वापस आएगा तब तेरे पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे खासे पैसे होंगे। केतन ने सख्त आवाज में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा माँ। मेरे पैसे मेरी पत्नी के पास ही रहेंगे और इस बारे में अब दोबारा कोई बात मत कीजिए। जब सास को समझ आ गया कि इस बार उनकी कोई चाल काम नहीं आएगी तो वो गुस्से में मुंह बनाकर वहां से चली गई। जिस दिन केतन को जाना था मैंने उसके लिए सारी पैकिंग पहले ही कर दी थी। एयरपोर्ट पर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं। अपना ख्याल रखना, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। मेरा इंतजार करना, मैं इतना पैसा कमा कर लाऊंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। मैंने अपना चेहरा उसकी छाती से लगा लिया और कहा, आप भी अपना ख्याल रखना। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप सही सलामत वापस आ जाना। उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा और अपना सूटकेस लेकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे वो मेरी नजरों से ओझल हो गया, लेकिन उसके कदमों में पहले से ज्यादा भरोसा और हिम्मत थी। केतन के जापान जाने के बाद जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने वहां के माहौल में खुद को जल्दी ही ढाल लिया। हर रोज काम से लौटकर मुझे वीडियो कॉल करता, कभी अपना लंच बॉक्स दिखाता तो कभी वहां की बर्फबारी की फोटोज भेजता। हमेशा कहता, काम बहुत है लेकिन यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जब मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजता हूं ना तो और मेहनत करने का मन करता है। उसकी आंखों में बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस देखकर मुझे भी सुकून मिलता था। शायद उसे जाने देना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। देखते ही देखते करीब 6 महीने निकल गए। इन 6 महीनों में माँ जी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। फेसबुक पर देखती तो कभी अपनी अमीर समधन के साथ मंदिर घूम रही होती तो कभी किसी पार्टी में। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि कम से कम मेरी जिंदगी में थोड़ी शांति तो आई। फिर सर्दियों में हमारे खानदान के एक बड़े बुजुर्ग का देहांत हो गया। ऐसा मौका था जहां पूरे परिवार का पहुंचना जरूरी था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर अकेले ही अपनी कार से गांव निकल गई। वहां पहुंचते ही देखा कि देवर वीर और देवरानी रिया भी आए हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों अलग अलग गाड़ियों से आए थे। वीर का चेहरा गुस्से से लाल था और रिया की आंखें इतनी सूजी हुई थीं जैसे बहुत देर तक रोई हो। मैं यही सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तभी माँ जी किचन से बाहर आईं। मुझे देखते ही जोर से बोली, आ गई महारानी। पूरा खानदान सुबह से काम कर रहा है और तुम्हें अब आने की फुर्सत मिली है? काम करने आई हो या बस बनी बनाई खीर खाने? जाओ किचन में और हाथ बटाओ। मैंने आराम से जवाब दिया, माँ जी, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ। छुट्टी मिलते ही सीधे यहाँ आई हूँ, कहीं घूमने नहीं गई थी। वैसे भी आप तो खुद कहती हैं कि इस पूरे खानदान में सबसे फुर्तीली औरत आप ही हैं, तो सब काम आप ही कर लीजिए। कहीं मेरे अनाड़ी हाथों से आपका काम खराब ना हो जाए। मेरी बात सुनते ही माँ जी की बोलती बंद हो गई। तभी उनकी बहन यानी मेरी मौसी सास वहां पर आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अनन्या, तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है। मुझे बाजार से थोड़ा सामान लेना है, चल मुझे अपनी गाड़ी में ले चल। इतना कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी और मैं सब समझ गई। हम दोनों वहां से निकल गए और माँ जी गुस्से में वहीं खड़ी रह गई। बाजार पहुंचकर मौसी हंसते हुए बोली,
मेरी बहन ना जितनी बूढ़ी हो रही है ना उतनी ही अजीब होती जा रही है। लेकिन मुझे तेरा तरीका बहुत पसंद है, तू उसकी हर गलत बात चुपचाप नहीं सहती। मैंने कहा, मैं भी बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन माँ जी हमेशा गलत बात पर ही लड़ने लगती हैं। तभी मुझे याद आया कि वो रिया पर भी बहुत चिल्ला रही थी। मैंने पूछा, मौसी आज माँ जी रिया भाभी पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? पहले तो उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखती थी। मौसी ने हैरानी से कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता? रिया के पापा 2 महीने पहले रिटायर हो गए और सुना है कि किसी जांच पड़ताल के चक्कर में उन्हें जबरदस्ती रिटायर किया गया है। अब ना उनके पास पहले वाला पद है और ना ही वही पावर, इसीलिए वीर को भी अब उनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। फिर मौसी धीरे से बोली, तेरी सास गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है। जब रिया के पापा के पास पावर थी तब छोटी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी, और अब जब उनका बुरा वक्त आया है तो उसका असली चेहरा बाहर आ गया। आजकल रिया से नौकरों की तरह काम करवाती है और छोटी छोटी बात पर उसकी बेइज्जती करती रहती है। ये सब सुनकर मुझे सच में घिन आने लगी। माँ जी कितनी मतलबी थी, ये फिर से समझ आ गया। जब हम वापस पहुंचे तो देखा रिया आंगन में टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े उठा रही थी और रो रही थी। माँ जी उस पर चिल्ला रही थी, मनूस तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, घर में बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है ना, सब बर्बाद करके रख दिया। आसपास बहुत लोग खड़े थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं आगे बढ़ी और माँ जी का हाथ हटाते हुए कहा, माँ जी बस भी कीजिए, सिर्फ एक बर्तन ही तो टूटा है ना, दूसरा आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात पर सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? कम से कम पापा की इज्जत का तो ख्याल रखिए। सबके सामने अपनी बहू से जवाब सुनकर माँ जी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। मैं रिया को अपने साथ बगीचे में ले गई। वो अभी भी रो ही रही थी। उसने धीरे से कहा, दीदी आपको हमारे घर का हाल पता नहीं है क्या, जो आप मेरी तरफदारी कर रही हैं? मैंने उसे टिश्यू पेपर दिया और कहा, मुझे सब पता है। मौसी ने सब बता दिया। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी, फिर बोली, सब जानने के बाद भी आपने मेरी मदद की। अब मेरी मदद करके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि माँ जी आपसे और नफरत करेंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराई और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं भी माँ जी की तरह मतलबी हूँ? जब तुम बड़े घर की बेटी थी तब क्या मैंने कभी तुम्हारी चापलूसी की थी? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी आपका बहुत शुक्रिया, सच में बुरा वक्त ही बताता है कि अपना कौन है और पराया कौन। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अब रोना बंद करो और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। तुम्हारे मम्मी पापा रिटायर हो गए तो क्या हुआ? तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई भी तुम पर हुक्म चलाए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में पहली बार एक अलग ही चमक दिखाई दी। उसने कहा, दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने बहुत सह लिया। शायद अब मैं डाइवोर्स ले लूं। ऐसे घर में रहना जहां पति कमजोर हो और सास इतनी मतलबी हो, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह फैसला पूरी तरह तुम्हारा है, लेकिन जो भी करना अपने लिए करना और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया था कि रिया अब इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। करीब 6 महीने बाद उसने तलाक की अर्जी दे दी। मेरी सास अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। हर किसी से यही कहती फिर रही थी कि उनके बेटे को एक बर्बाद हो चुके परिवार से छुटकारा मिल गया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका राजकुमार बेटा अब इससे भी किसी अमीर लड़की से शादी करेगा। मैंने रिया को फोन किया। उसकी आवाज में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। उसने बताया कि उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है। ये सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। जहां तक मेरे देवर वीर की बात थी, मुझे पहले से पता था कि उसका कुछ नहीं होने वाला। बचपन से माँ के जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया था। वो हमेशा से आलसी और गैर जिम्मेदार था। जो आदमी अपनी पत्नी के सबसे बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दे, उसे कोई अच्छी लड़की भला क्यों पसंद करेगी? और हुआ भी वही। पिछले कुछ दिनों से मेरी सास फेसबुक पर अजीब अजीब पोस्ट डाल रही थी। आजकल की लड़कियां बहुत मतलबी होती हैं। मेरे इतने काबिल बेटे को समझने वाली कोई नहीं मिल रही। उनकी पोस्ट पढ़कर मुझे हंसी आ जाती थी। साफ लग रहा था कि उनके राजकुमार के लिए कोई अमीर राजकुमारी मिल ही नहीं रही। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस केतन के वापस आने की तैयारियों में लगी हुई थी। वो उम्मीद से पूरे 1 महीने पहले ही लौट आया। जापान वाला प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा था। कंपनी ने उसे लाखों रुपए का बोनस दिया और साथ ही मैनेजर भी बना दिया।
जब केतन घर आया तो वो पहले से काफी दुबला और सांवला लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था वो पहले कभी नहीं देखा था। घर में आते ही उसने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें हीरे की अंगूठी थी। कांपते हाथों से उसने वो अंगूठी मुझे पहनाई और बोला, तुम्हारे लिए है। इतने साल हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहने और मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, लेकिन हमारी खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाईं। जैसे ही मेरी सास को पता चला कि केतन वापस आ गया है और उसके पास खूब पैसे आए हैं, वैसे ही वो सीधे हमारे पास पहुंच गई। घर में घुसते ही केतन से ऐसे लिपट कर रोने लगी जैसे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। हाय, मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। परदेश में ना जाने कितने दुख झेले होंगे। माँ को तेरी बहुत याद आती थी। केतन ने धीरे से खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाया और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, माँ, आपके सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं, इसलिए पहले ही साफ कर देता हूँ, मेरे पास वीर की मदद करने के लिए कोई पैसा नहीं है। वो अब बच्चा नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। तभी मुझे समझ आया कि वीर का बिजनेस बुरी तरह से डूब गया है और सास यहाँ केतन से पैसे लेने आई हैं। बेटे से ऐसा जवाब सुनकर सास एकदम चौंक गई। उन्होंने आंसू पोंछे और बोली, ये क्या बोल रहा है तू? मैंने सुना है कि तुझे वहाँ अच्छा खासा बोनस मिला है, तू मैनेजर भी बन गया है। तेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, उसका बिजनेस भी खत्म हो गया। एक भाई होने के नाते उसकी मदद करना तेरा फर्ज है। केतन ने उसी शांति से जवाब दिया। उसने तलाक लिया था, वो उसका अपना फैसला था। अगर उसका काम नहीं चल रहा तो उसे मेहनत करनी चाहिए। माँ, आपको याद है ना, आप भी मुझे निकम्मा और नालायक ही कहती थी। आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मैंने कभी आपसे या वीर से 1 रुपया तक नहीं लिया। सास चुप हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी केतन ने मेज पर रखा गिलास नीचे रखा और बोला, माँ, एक बात और पूछनी है। वो जमीन के कागज कहाँ हैं जिन्हें खरीदने के लिए मैंने पिछले साल पैसे भेजे थे? ये सुनते ही सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, वो तो गांव में रखे हैं। तू अचानक क्यों पूछ रहा है? केतन ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब मैं वो कागज वापस लेना चाहता हूँ। वो पूरे 15 लाख रुपए मेरी खून पसीने की कमाई थे। मैंने परदेश में कितनी मुश्किलें झेलकर वो पैसे भेजे थे ताकि हमारे बुढ़ापे के लिए जमीन खरीदी जा सके। अब मैं वापस आ गया हूँ, इसीलिए वो कागज मुझे दे दीजिए ताकि मैं जमीन अपने नाम करवा सकूं। सास के माथे पर पसीना आ गया। वो बोली, इतनी भी जल्दी क्या है? उनका चेहरा देखकर मुझे तभी शक हो गया। आखिर केतन का सब्र टूट गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और बोला, माँ, सच सच बताइए, कहीं आपने वो जमीन वीर के नाम तो नहीं कर दी? बेटे के दबाव के आगे आखिर सांस टूट गई। वो जोर से बोली, हाँ, कर दी। तो क्या हुआ? भाई भाई के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तेरे पास इतना पैसा है और तेरा भाई कर्ज में डूबा हुआ है। मैंने जमीन उसके नाम कर दी ताकि वो बैंक से लोन ले सके। इसमें गलत क्या किया मैंने? उनकी बात सुनकर मुझे जैसे चक्कर आ गया। पूरे 15 लाख रुपए और उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं था। उन्होंने एक बेटे की खून पसीने की कमाई दूसरे बेटे की गलतियों पर लुटा दी और उन्हें यह सब बिल्कुल सही लग रहा था। केतन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, आपने क्या कहा? आपने जमीन उसके नाम कर दी? फिर पैसा कहाँ गया? उसने बिजनेस में लगाया या जुए में उड़ा दिया? सास ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, उसने कहा था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगाएगा, लेकिन सब डूब गया। अब बैंक वाले रोज घर के चक्कर लगा रहे हैं। ये सुनते ही केतन जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द साफ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने कहा, वाह माँ, वाह, आप अपने छोटे बेटे से इतना प्यार करती हैं कि मेरे भरोसे तक को बेच दिया। आपकी नज़र में मैं बेटा नहीं था, सिर्फ वीर के लिए पैसे कमाने की मशीन था, है ना? मुझे 15 लाख रुपए जाने का दुख जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि आज मैंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। आज से यही समझ लीजिए कि वो 15 लाख मैंने आपके दूध का कर्ज समझकर दे दिए। अब हमारा हिसाब बराबर। सास ने जैसे ही देखा कि सोने की मुर्गी उनके हाथ से निकल रही है तो मेरी अंगूठी देखकर जल भुन गई और बोली, वाह, अपनी बीबी को लाखों की अंगूठी पहनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने भाई की मदद करने के लिए नहीं है।
मैंने कैसा मनूस बेटा पैदा किया है। केतन बिल्कुल शांत आवाज में बोला, अच्छा हुआ आपको जल्दी समझ आ गया। मेरे कमाए हुए पैसों पर सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का हक है। वीर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सास गुस्से में बोली, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगी, बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल न रखने के केस में। केतन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल कीजिए, कोर्ट जितना तय करेगा मैं हर महीने उतने पैसे भेज दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फिर से वीर के लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। सास वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका सीधा सादा बेटा इतना बदल गया है। उन्हें समझ आ गया था कि केतन नाम की सोने की खान का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बाद में मौसी से पता चला कि गांव में क्या हुआ। वीर को कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिली। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो ऑनलाइन सट्टेबाजी में उतर गया और माँ बाप के बुढ़ापे के लिए जो पैसे रखे थे वो भी हार गया। जब कर्ज देने वाले घर आने लगे तो डर कर कहीं भाग गया। ससुर जी को इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने अपना छोटा सा खेत बेच दिया और एक वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगे। वो अपनी बाकी की जिंदगी बस सुकून से बिताना चाहते थे। इधर मेरी सास बिल्कुल अकेली रह गई। उन्होंने घर का सारा सामान तक बेच दिया और वीर को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सच ही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक रात करीब 2 बजे केतन का फोन बजा। गांव के एक पड़ोसी का फोन था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, केतन बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ को बाथरूम में लकवा मार गया है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हम दोनों उसी वक्त गांव के लिए निकल पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर चुका था और उनकी आवाज भी चली गई थी। इस पूरे समय में वीर का कोई अता पता नहीं था। केतन ने बिना एक पल सोचे इलाज के लिए 50 लाख रुपए जमा कर दिए। माँ के लिए अस्पताल का सबसे महंगा VIP कमरा लिया जिसमें हर सुविधा थी और उनकी देखभाल के लिए 24 घंटे 2 नर्सें रखती। जो भी देखता बस यही कहता, बेटा हो तो ऐसा। लेकिन सच सिर्फ हम जानते थे कि इस आलीशान कमरे में कितनी ठंड थी। जब सास को होश आया तो उन्होंने हमें देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने इशारे से केतन को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। नर्स खिचड़ी लेकर आई, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। वो चाहती थी कि केतन उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाए। केतन धीरे धीरे उनके पास गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। सास की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। केतन बोला, माँ खाना खा लीजिए, तभी जल्दी ठीक होंगी। ये नर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने खास आपकी देखभाल के लिए इन्हें रखा है। सास टूटी फूटी आवाज में बोली, बेटा मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। अपने छोटे और लाडले बेटे का नाम सुनकर केतन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वीर तो आपकी जमीन बेचकर अपने कर्ज उतारने में लगा हुआ है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ये सुनकर सास जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने केतन का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ता है। वो बोली, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़कर मत जाओ। केतन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, माँ अस्पताल का बिल, सबसे अच्छी दवाइयाँ, सबसे महंगा कमरा मैं सब दूंगा, क्योंकि एक बेटे के तौर पर यह मेरा फर्ज है। फिर एक पल रुककर बोला, लेकिन जहां तक प्यार की बात है, याद है जब मैं बचपन में बीमार पड़ता था तब आप मुझे छोड़कर वीर के लिए नए कपड़े खरीदने चली जाती थी। सबसे अच्छा खाना भी हमेशा उसी को मिलता था। आपने अपनी पूरी जिंदगी का प्यार और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर लुटाया। आपके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी ही नहीं। इसीलिए अब आप आराम कीजिए और अपने उसी प्यारे बेटे का इंतजार कीजिए कि वो आए और आपकी सेवा करे। मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार था वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने वो जमीन बेच दी थी। इतना कहकर केतन ने नर्स से कहा, अगर पैसों की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मुझे काम पर जाना है ताकि सारे बिल भर सकूं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। पीछे से सास की टूटी हुई आवाज लगातार आती रही, केतन केतन। लेकिन केतन एक बार भी पलटकर नहीं रुका। अस्पताल के कॉरिडोर में मैंने देखा उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं समझ रही थी कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। उस आलीशान कमरे में मेरी सास महंगी मशीनों के बीच बिल्कुल अकेली पड़ी थी और अपने अकेलेपन पर रो रही थी। अपने किए हुए भेदभाव की सबसे बड़ी कीमत आखिर उन्हें चुकानी ही पड़ी। उस रात मेरी आंख खुली तो देखा केतन बिस्तर पर नहीं था। वो बालकनी में अकेला बैठा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उसे देखती रही और मेरा दिल भर आया। मैं अपनी सास के खिलाफ ये लड़ाई जीत चुकी थी। उनका पाखंड सबके सामने आ चुका था।
हमने अपनी संपत्ति भी बचा ली थी। लेकिन केतन को इस हालत में देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहस तो जीत गई, लेकिन अपने पति की मुस्कान हार गई, क्योंकि आखिर वो उसकी माँ थी। चाहे उसने उसके साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन केतन की रगों में बहता खून उसी का था। एक आदमी को अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करना सबसे बड़ा जुल्म होता है। वो हमेशा चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहा, अपनी माँ के सामने भी सख्त बना रहा, लेकिन मैं जानती थी कि अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। अगर मैं अपनी इस जीत पर खुश होती रहती तो क्या हमारा ये छोटा सा घर कभी सच में खुश रह पाता? नहीं। मैंने इस इंसान से उसकी अच्छाई और जिम्मेदारी की वजह से प्यार किया था। मैं उसे पत्थर दिल इंसान नहीं बनने दे सकती थी। यही सोचकर मैंने एक शॉल उठाई और बालकनी में जाकर उसके कंधों पर रख दी। वो थोड़ा चौंक गया। अरे तुम कब उठ गई? अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। आप माँ के बारे में सोच रहे हैं ना? केतन का शरीर एकदम सख्त हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली। मैं ठीक हूँ। उन्होंने जो किया उसका नतीजा वो खुद भुगत रही हैं। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। सुनिए, मुझे माँ से बहुत शिकायतें हैं। उनके भेदभाव से आज भी नफरत है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लोग आपको नालायक बेटा कहें। केतन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। आखिर उन्होंने ही आपको जन्म दिया है। उनकी गलतियों की वजह से हम उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने सोच लिया है। वो 15 लाख ऐसे समझ लीजिए कि हमने उनकी परवरिश का कर्ज उतार दिया। हम अभी जवान हैं, आगे भी कमा लेंगे। केतन की आंखें भर आईं। अनन्या, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर उंगली रख दी। हम उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। हम उन्हें सीधे पैसे नहीं देंगे ताकि वो फिर से वीर को सब कुछ ना दे दें, लेकिन हर महीने उनके खर्च के लिए पैसे भेजेंगे। उनकी दवाइयाँ भी पहुँचाएंगे। अपना फर्ज पूरा करेंगे ताकि आपके मन पर कोई बोझ ना रहे। और जहाँ तक प्यार की बात है, वो वक्त के साथ पता चल जाएगा। केतन बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए शुक्रिया साफ नजर आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे कसकर गले लगा लिया। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। उसकी माँ की मदद करके मैं असल में अपने पति के दिल को सुकून दे रही थी। केतन ने धीरे से कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। अब तुम जाकर आराम करो। डॉक्टर ने साफ कहा है कि तुम्हें हमेशा खुश रहना है। उसने प्यार से अपना गर्म हाथ मेरे पेट पर रख दिया। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये खुशखबरी हमें तब मिली थी जब केतन का करियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। काम कितना भी हो, वो मेरा पूरा ख्याल रखता था। मैं हंसते हुए बोली, अगर बेटी हुई और माँ ने फिर से ताना मारा तो? केतन ने सीधे मेरी आंखों में देखा। बेटा हो या बेटी, वो हमारी औलाद होगी। मुझे दुनिया की या माँ की पुरानी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा बच्चा स्वस्थ रहे और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे फिर से एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी के लिए सही इंसान चुना है। अब सारे तूफान पीछे छूट चुके थे और हमारे छोटे से घर में एक नन्हे मेहमान के आने का इंतजार था, जो अपने साथ सिर्फ खुशियां और सुकून लेकर आने वाला था। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि सास बहू के रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी पति ही होता है। उसकी चुप्पी कई बार किसी भी अपमान से ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि नए घर में पत्नी का सबसे बड़ा सहारा वही होता है। एक समझदार पति वही है जो सही और गलत में फर्क करे, अपनी माँ का सम्मान भी बनाए रखें और अपनी पत्नी की इज्जत व साथ भी कभी ना छोड़ें। आखिर रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब उनमें सम्मान, विश्वास, न्याय और एक दूसरे का साथ हो। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग समझें। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, रिश्ते या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में सम्मान, समझ और समानता का संदेश देना है। धन्यवाद।